हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? सबको जो है नमस्कार, और आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो आज स्टूडेंट हम लोग जो भी बच्चे बीपीएससी टीचर की या अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए आज हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण जीएस की क्लास। और इसमें बच्चे एकदम आपको ये सारे क्वेश्चन जानना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है उपयुक्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कॉन्सेप्ट बेकार नहीं होगा और आप सभी अपने कॉन्सेप्ट के साथ अपने अपने जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कीजिए, और यही हमारी क्या है, स्वर्णिम शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहली बात कि आप हमारे चैनल पर अगर नए बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, डिस्कस को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि बहुत क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्वेश्चन जो है आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सारे के जो है डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको इसका आंसर बताएंगे, ताकि क्वेश्चन के अंदर नाम है क्वेश्चन जो है आपका एक, लेकिन एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 या 7 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे हम आपके लिए लाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, आप सभी को भली भांति पता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी नंबर है माल्थस, सी नंबर है जॉन रॉबिन्स, और डी नंबर ऑप्शन है मार्शल। ठीक है, तो चलिए यहाँ आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 5 जून 1723 से लेकर जो है कितना तक, तो 17 जुलाई 1790। ठीक है, 17 जुलाई 1790 याद रखेंगे ये ईस्वी को। ठीक है, तो इनके बीच जो है इन्होंने क्या किया था, कई क्षेत्रों में, जैसे कि ये जो है एक एडम स्मिथ जो थे एक ब्रिटिश दार्शनिक भी माने जाते थे। ठीक है, उसके बाद साथ ही ये एक नीति शास्त्र के भी जनक थे, यानी कि जिसको नीतिवेत्ता कहते हैं, नीति के जानकार जो होते हैं, और राजनीतिक अर्थशास्त्री के नाम से ये बहुत ही क्या थे, मशहूर थे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात, भिलाई स्टील प्लांट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BSP बोलते हैं। B फॉर भिलाई, S फॉर स्टील और P फॉर प्लांट। ठीक है, तो अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र। तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र अगर भारत में देखा जाए तो भारत में छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो है ये क्या है, कारखाना स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम आपको क्या बताएंगे कि राउरकेला का नाम सुना होगा आप सभी ने। तो राउरकेला यह भी स्टील प्लांट जो है ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से बना था। और साथ ही दुर्गापुर का भी नाम सुना होगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर जो है वो भी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर स्टील जो
स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको अलग अलग बातें बताया जाएगा। और साथ ही बच्चे आप लोग बोकारो जरूर जानते होंगे, बोकारो झरिया का नाम सुने होंगे। तो मैं खास करके बोकारो के बारे में आपको बता दूं कि बोकारो जो है ये स्टील प्लांट भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, इस्पात संयंत्र है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का। याद रखेंगे जो कि कहाँ है, तो सोवियत संघ का नाम आप जानते होंगे, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से कॉर्पोरेशन से बना है। ठीक है, चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो किस देश के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र बना, तो हम सीधा बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो जल्दी जल्दी बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा रूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है। चलिए, पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है टेनिस, सी नंबर में है मुक्केबाजी और डी नंबर में है तीरंदाजी। ठीक है, तो सोमदेव वर्मन का जो है संबंध किस खेल से है, तो आराम से बच्चे देंगे कि सोमदेव वर्मन का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर बी टेनिस से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी अपना कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, सी नंबर में है जेनेवा और डी नंबर में है न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं ILO। ठीक है, इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो बोलेंगे जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, चलिए तो ये जेनेवा में स्थापित कब हुआ था, तो बोलेंगे 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, जेनेवा में स्थित था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। चलिए बहुत अच्छा, ये आप लोग जानते होंगे बहुत बड़ी भली भांति से कि अमृतसर शहर, ठीक है, वो इसकी स्थापना जो है किस सिख गुरु ने किया था। पहला ऑप्शन हम आपको बता दें, गुरु अमरदास, नंबर बी है गुरु अर्जुन देव, सी है आपका गुरु रामदास और डी है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो बच्चे आप सभी कमेंट कीजिए कि क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1577 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1577 ईस्वी में किया गया था, अमृत सरोवर नामक एक नगर में। ठीक है, अगर स्थान का नाम पूछे तो बोलिएगा अमृत सरोवर। ठीक है, अमृत सरोवर। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब ये आगे चल के अमृत सरोवर ही आगे चल करके किस नाम में बदल गया, तो हम बोलेंगे अमृतसर में। अमृत सरोवर को ही हम आगे चल करके क्या किस नाम से जानने लगे, अमृतसर के नाम से जानने लगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया। ठीक है, चलिए ईस्वी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे।
तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बोलेंगे 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। अगर इसका जो रिजर्व बैंक का जो अधिनियम दिया गया था, तो अधिनियम के जो मतलब कि जो भी प्रावधान वगैरह बने थे, तो प्रावधान वगैरह को बनाया गया था 1934 ईस्वी में, और इसको लागू कब किया गया? तो 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन है प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, और डी है आपका पाली भाषा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। किस में दिया था? पाली भाषा में। गौतम और बुद्ध के समय अगर कहा जाए कि उस समय का जो सामान्य बोलचाल भी जो था, तो सामान्य बोलचाल भी क्या थी? पाली थी। ठीक है, पाली भाषा थी। और मतलब कि कहिए कि जो सबसे शिक्षित वर्ग होते थे, तो शिक्षित वर्ग जो है इसी भाषा का क्या करते थे? उपयोग करते थे बोलचाल में। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश देने का जो घटना था वो बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में खास करके नाम है उसका धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि किसमें थी? तो संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए जल्दी से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, सी नंबर में है हॉकी, और डी नंबर में है टेनिस। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग कि जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे हम लोग कि इसका संबंध जो है किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी जो होती है वो उसको हम मतलब कि डी बिड़ला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और सी के नायडू ट्रॉफी, ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी का भी नाम सुना होगा, और उसके बाद देवधर ट्रॉफी। ये सारे ट्रॉफियां जो होते हैं वो किसमें दिए जाते हैं? तो क्रिकेट खेल के जगत में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ रही है? बताइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी जो है बताइए कि लोकटक झील जो है वो किस। तो लोकटक झील नंबर 1 ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 है आपका हिमाचल प्रदेश, सी है आपका मणिपुर, और डी नंबर ऑप्शन है सिक्किम। ठीक है बच्चे, तो लोकटक झील जो है वो कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, चलिए अब ये मणिपुर राज्य में लोकटक झील है, और ये डल झील का नाम आप सुने होंगे। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है? तो डल झील है, याद रखिएगा, डल झील है। ठीक, चलिए, और वुलर झील हो गया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये सारे झीलें क्या होते हैं? पाई जाती है। यह जो है मतलब कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। कौन? लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो है वो क्या है? भारत की सबसे मीठे पानी का जल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है ये आपको बताना है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली है। कौन है? अरावली है। ठीक है भाई, तो अरावली जो है वो भारत के पश्चिमी भाग है राजस्थान। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में क्या है स्थित? एक क्या है? पर्वतमाला है। ठीक है, तो भारत की भौगोलिक संरचना में
अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों के रूप में जानी जाती है, ठीक है, जो कि गोंडवाना क्षेत्र में, याद रखेंगे क्या, जो कि गोंडवाना क्षेत्र का क्या है, अस्तित्व है, कौन, अरावली पर्वत, ठीक है। और यह संसार का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है जॉर्ज विल्सन, बी में है मोरारजी देसाई, सी है जीवी मावलंकर और डी है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए, तो अगर प्रथम लोकसभा की बात कही जाए तो प्रथम लोकसभा जो है कब हुई थी, तो बोलेंगे 1952 में, ठीक है, 1952 में, ठीक है। ये आम चुनाव होने के बाद जो है देश को पहला जो है, देश का पहला लोकसभा यहाँ हुआ था। और उस समय जो थे कौन थे, तो बोलेंगे हम क्या, जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष महोदय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, याद रखेंगे काराकोरम दर्रा भारत और पाकिस्तान सीमा को जोड़ता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को कौन जोड़ेगा, काराकोरम दर्रा। एक है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा का नाम सुने होंगे, ठीक है, नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य, ठीक है, सिक्किम राज्य का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सिक्किम राज्य से में है, ठीक है। चलिए आप सभी जो है आप लोग बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे थे, नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में, ठीक है। तो सिक्किम जो ये राज्य है तो वहाँ नाथुला दर्रा में ये भी एक पहाड़ी दर्रा के रूप में जाना जाता है। तो ये जो दर्रा है वो भारतीय राज्य, ठीक है, सिक्किम को जो है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है नौसेना का सबसे ऊंचा पद है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, ये आपको बताना। तो नौसेना का सबसे ऊंचा पद होता है एडमिरल का, ठीक है, एडमिरल का होता है, ठीक है। उससे नीचे जो होता है वो वाइस एडमिरल होता है, उससे जो नीचे होता है वो होता है रियर एडमिरल, ठीक है। यानी कि पहला एडमिरल, दूसरा वाइस, उससे नीचे, उसके बाद क्या बोले आपको, तीसरा हो गया रियर एडमिरल और फिर उसके बाद कमोडोर होता है नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या होता है कैप्टन, ठीक है, जो कि भारतीय नौसेना में होते हैं। और कैप्टन से जो नीचे होता है वो लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अगर नौसेना का सबसे अगर ऊंचा पद है तो हम बोलेंगे क्या, एडमिरल। और सबसे नीचे वाला अगर नौसेना का पद हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राफेल फाइटर जेट किस देश में निर्मित होते हैं, ठीक है। चलिए किस देश में निर्मित होते हैं ये बताना है। राफेल जो है जेट, फाइटर जेट किस देश में निर्मित होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस है, ठीक है। आप अभी हाल फिलहाल 27 जनवरी को, ठीक है, भारत को 3 राफेल लड़ाकू जेट को जो है
मतलब कि मिली थी, ठीक है, 27 जनवरी को। और हम यहाँ बच्चे देखेंगे कि ये जो राफेल लड़ाकू विमान जो है वो भारतीय वायुसेना के राफेल स्क्वाड्रन, ठीक है, में क्या हो गए थे, शामिल हो गए हैं। और यह फ्रांस में राफेल की जो है क्या है, तीसरी डिलीवरी है। कितनी डिलीवरी है, तीसरी डिलीवरी है, ठीक है। और साथ ही हम बच्चे क्या देखेंगे कि ये जो राफेल है, कहिए कि भारत ने 36 राफेल को, ठीक है, भारत ने अकेले जो है 36 राफेल का, ठीक है, राफेल फाइटर जेट खरीदने का जो है सितंबर में, इसी सितंबर 2016 में ही फ्रांस को एक साथ क्या किया था, समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और इसी सौदे को, जो इसका जो सौदा हुआ था, कहिए कि कुल लागत लगभग जो है 59 करोड़ रुपया था, ठीक है। चलिए, और ये तीनों राफेल लड़ाकू विमान के साथ जो है IAF का जो राफेल की संख्या अभी बढ़ करके 3 से क्या हो गई है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11 हो गई है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि राफेल फाइटर जेट जो है किस देश में निर्मित होते हैं, तो हमारा C नंबर होगा। थोड़ा सा जो इसको सेट करने में उल्टा सीधा हो गया, D ऊपर और C नीचे हो गया है, माफ कीजिएगा। तो C आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MKIA क्या है, ठीक है, MKLA है, क्या है बताइए। तो अर्जुन MKLA क्या है, तो यह एक मैन बैटल टैंक है, यह एक क्या है, मैन बैटल टैंक है। अभी आप इनके बारे में सुने होंगे, ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में जो है ये अर्जुन मैन बैटल टैंक के बारे में क्या किया था, इसको मतलब सारी जिम्मेवारी सौंप दी थी, ठीक है। और भारतीय, ये सारी जिम्मेवारी किसको, तो भारतीय नौसेना को, ठीक है, भारतीय सेना को बोलिए, इसमें सारे आ जाते हैं, थल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, सब आ जाते हैं। इनको जो है मोदी जी ने क्या किया था, मतलब कि सौंप दिया था। तो ये जो लड़ाकू विमान है, इनका जो अनुसंधान और विकास का जो मतलब कि प्रतिष्ठान बोलिए या इनका केंद्र जो बोलिए, वो चेन्नई के द्वारा ही क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। पुष्पों के बंद होने और खिलने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको देखना है। ए नंबर है अनुकुंचन, बी है प्रतिकुंचन, सी नंबर में है अनुचलन और डी नंबर है रसाकुंचन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है ऑप्शन को उलट पुलट कर दिया गया है टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देंगे कि फ्लावर का ब्लूमिंग होना और उसका क्लोज होना, ये क्या कहलाता है, अनुकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकुंचन, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर ए में लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर और डी नंबर है निर्वात से गुजरने पर, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को पहले भी क्लास में बताया गया था कि प्रकाश की गति जो है सबसे अगर न्यूनतम अगर होगी तो वो किस में होगी, तो वो हमारा कांच में होगा। किस में होगा, कांच में होगा। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होगी, वो न्यूनतम होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले अगर कहेगा मान के चलिए कि सबसे अधिकतम किस में होगी, तो सबसे अधिकतम होगी निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह है कौन, तो मंगल, बुध, प्लेटो, वरुण। क्या देंगे, तो हम राइट आंसर देंगे बुध, ठीक है। बुध जो है वो क्या है,
सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतया डैश में पचता है? उदर यानी पेट में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में, और यकृत यानी लीवर में। ठीक है, तो बताइए, तो आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में जो आहार यानी कि जो भी फूड जो है मानव जो है कंज्यूम करते हैं, तो उनका डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, पहला है केंद्रक, दूसरा है केंद्रिका, तीसरा है हरित लवक और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये साइंस के। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एकदम आते हैं। आप लोग एकदम जो है मन से जो है पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो नहीं होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन होगा भाई। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ये हर सही गढ़ नहीं होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है पाउली, सी है रैंडमसन और डी है चैडविक। ठीक है, तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हमेशा याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन का जो है एक नया कण जो है वो एक मतलब कि कण मतलब पार्टिकल जो है जिसका आविष्कार सन 1930 ईस्वी में तो किसने की थी? पाउली के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? पाउली के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 22 कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है डाल्टन ने और चौथा है कैवेंडिश ने। ठीक है, चलिए बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन महोदय ने। ठीक है, तो यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन की ये देन है सापेक्षता का जो है सिद्धांत। और इसमें आइंस्टीन ने क्या कहा था कि टाइम किसकी व्याख्या की थी? आइंस्टीन ने सापेक्षता का नियम में यानी कि टाइम यानी समय और स्थान का, ठीक है, स्पेस की इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि टाइम और जो स्पेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और क्योंकि ब्रह्मांड में एक निश्चित समय की गति पर ही क्या होती है? कोई भी जो ग्रह होते हैं या कोई भी पिंड होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा का क्या दिया था? सिद्धांत यानी कि समीकरण भी दिया था, यानी कि जिसका नाम है समीकरण है E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc² का इन्होंने क्या दिया था? इक्वेशन भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है करनाल, दूसरा है इज्जतनगर, सी है कोलकाता और डी है पटना। ठीक है, तो कल्पना चावला का जन्म, कल्पना चावला करनाल में जन्मी हुई थी। ठीक है, कल्पना चावला करनाल जो कि हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में जन्मी थी। ठीक है, और इनका अगर जन्म देखा जाए तो जन्म हुआ था 17 मार्च 1902
1962 में हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है 1/4 भाग, 1/81 या फिर 1/100वां भाग और 1/1000वां भाग। ठीक है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि पृथ्वी की अपेक्षा अगर चंद्रमा का द्रव्यमान पूछते तो हम अपना राइट आंसर किस में देंगे? तो हमेशा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/81 हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के मध्य तक की जो दूरी है वो कितना है? 3,84,000 है, किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से जो है वो 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, और इसका अगर व्यास यानी कि डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो पृथ्वी का क्या है? 1/4 है। डायमीटर जो है वो पृथ्वी का क्या है? 1/4 है। ठीक है, समझ में आ गया? जिससे कि मतलब कि इसका और द्रव्यमान जो है इसका वो कितना हो जाएगा? 1/81। ठीक है, द्रव्यमान 1/81 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्लूकोमा व ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? गला, यकृत, सी है आंत और डी है आंख। ठीक है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है ये रोग है, ये डिजीज है और ये आंख से संबंधित क्या है? बीमारी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोमा को ही हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और मतलब कि काला जो मोतियाबिंद जो है ये अधिकतर मामले में होता है और खास करके ये क्या है? दृष्टिहीनता का ये क्या माना जाता है? सूचक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है ये आपको बताना है। चलिए ये सब तो हो गया। अदिश राशि कौन सा है? चलिए 26 नंबर हम लोग देख रहे हैं। पहला है ऊर्जा, दूसरा है बल आघूर्ण यानी फोर्स मोमेंटम, और सी है मोमेंटम यानी संवेग, और डी त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो अदिश राशि यानी कि जो सदिश पर क्या होती है? इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, जो सदिश पर क्या हो? डिपेंड हो। ठीक है, यानी जिन भौतिक राशियों में केवल और केवल क्या होते हैं? परिमाण होते हैं, रिजल्टेंट होते हैं, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ये जो अदिश राशि यानी कि जिसको स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो इसमें जैसे कि चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये सारे के सारे और इत्यादि इत्यादि जैसे टेम्परेचर, कार्य, विद्युत, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? ऊर्जा सब इसके अंतर्गत माने जाते हैं, क्योंकि ये सबके रिजल्टेंट होते हैं, इनका कोई भी दिशा नहीं होता है। जैसे कि हम बल लगा करके किसी को खींचते हैं तो ये पता है कि अगला कितना मतलब कि जोर से खींच रहा है, ये आपको पता चलेगा, उनका रिजल्टेंट पता चलेगा, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि अगला जो है वो मतलब कि कितना बल लगाया, कितना किलो बल लगाया, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, यानी कि किस दिशा, ये परिणाम पता चलता है और उसका दिशा पता नहीं चलता है कि बल लगाने पर कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ गिरेगा, उनका दिशा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27
सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या? पारा, तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम, क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या तापमान से, ये बच्चे आपको बताना है। तो वायु में ध्वनि का वेग अगर स्वतंत्र होगा तो वो प्रेशर से होता है। किससे? प्रेशर से होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पहला है मांस, दूसरा ऑप्शन दूध, सी है आंवला और डी है गाजर। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो सबसे यानी खट्टा पदार्थ क्या है? तो आंवला। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, ये सब में क्या होते हैं? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए क्या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला है पोटोमीटर, बी है पोरोमीटर होगा, पोरोमीटर, सी है बैरोमीटर, इसे तो हवा का, और टेसियोमीटर। ठीक है, चलिए तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपराइजेशन रेट को मेजरमेंट करने के लिए किस जो है स्केल का, किस सिस्टम का, किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है पोटोमीटर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को की दर को मापने के लिए हम क्या करते हैं? पोटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे कभी कभी जो है स्पोरोमीटर के नाम से जाना जाता है। पोटोमीटर को स्पोरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम पीएच के साथ अगर पानी क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा तो पानी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण जो है इन्हें तो एसिडिक हो जाएगा। ये सभी समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बढ़ते हैं। और अगर मान के चलिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 7 से अधिक अगर पानी का हो जाएगा तो 7 से अधिक पीएच मान अगर पानी का होगा तो ये कैसा होगा पानी? तो एल्कलाइन होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, क्या होगा? क्षारीय। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, इसलिए इसका ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ना अधिक होता है ना कम होता है। क्या होता है? 7 होता है पीएच मान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अक्रिय गैस की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने, रैमजे ने। तो ये आपको थोड़ा सा रट के जाना है, ये अलग अलग जो खोज करता है। तो अक्रिय गैस की खोज जो है वो रैमजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अक्रिय गैस क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 1 जीन 1 एंजाइम का विचार किसने दिया था? जैकब एवं मोनड ने, ग्रिफिथ ने, विलड और
टेटम ने, वाटसन और क्रिक ने। तो देखिए वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, तो ये तो एकदम गलत हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम जानेंगे कि किसने किया था, तो वीडम एवं टेटम ने किया था। वीडम और टेटम ने किया था वन जीन वन इंजाइम। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, अणु होगा। कई अणु मिल करके क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसलिए अणु किसी रासायनिक यौगिक की क्या होती है, सबसे छोटी संभव इकाई होती है। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोग जो है अदर कंपटीशन से रिलेटेड और खास करके बीपीएससी टीचर से रिलेटेड हम लोगों ने आज जीएस की क्लास का पार्ट 3 में 35 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। तो होपफुल कि आप सभी को ये सारा आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ताकि हम और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आपके सामने बेहतर से बेहतर जो है एजुकेशन ला सके, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको दे सके। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक विदा लेते हैं आप सभी से, बाय बाय।